कैसे हैं आप लोग? बस मैं भी बढ़िया हूँ। लॉकडाउन का मज़ा हो रहा है सबका। डबल आवाज़ आ रही। अरे हम तो एक ही बार बोल रहे हैं, दो बार क्यों क्यों सुनाई पड़ रहा है? अच्छा। थोड़ा ये पंखा, अच्छा आपकी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ रही, ज़रा ये पंखा बंद कर दो। अब देखिएगा आप कितनी आ रही हैं आवाज़ें, एक दो चार। अब क्लियर आ रही है? अच्छा। सतबीर तुमने हमें भी म्यूट कर दिया। अच्छा, फ़ोन आ रहा है शायद इसलिए म्यूट हो गया था। हम्म। चलिए, कितना टाइम हो गया, लोग अभी कम आए हैं आज। आ रहे हैं लोग, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। लोग आ रहे हैं अभी। तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कुछ समझ में आया है? अच्छा, तो एथिक्स है। अच्छा, एथिक्स अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं पढ़ चुके हैं एथिक्स कहीं? अभी तक एथिक्स नहीं पढ़ा है? तो किस बात का इंतजार है, क्यों नहीं पढ़ रहे अभी तक एथिक्स? तो एथिक्स पढ़िए, एथिक्स नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग तो मेरा इंतजार कर रहे थे क्या कि मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे एथिक्स? 2A। 2A कल हो नहीं पाया था कंप्लीट, फिर बंद हो गया था। चलिए तो शुरू करें, कितने 11:35 हो गए। चलिए तो शुरू करें हम लोग, अब जितने लोग आएंगे तो अपना ठीक है, हम लोग अपना काम शुरू करें। तो चलिए, सारे लोग अपना ऑडियो वीडियो बंद कीजिए। सारे लोग अपना ऑडियो तो बंद कर ही लीजिए, वीडियो आपकी मर्जी है करना है नहीं करना है। ऑडियो एटलीस्ट बंद कर लीजिए ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो आप में से जिसने भी अपने ऑडियो अभी बंद नहीं किए हैं, म्यूट कर लीजिए अपने ऑडियो ताकि किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं बस शुरू करने जा रहा हूँ आज क्लास। कल हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तीसरा हम डिस्कस कर रहे थे, तब तक फिर हम लोगों का सेशन एक्सपायर हो गया था। आज भी 2 सेशन करेंगे हम लोग 40-40 मिनट्स के। तो कल जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि 2 नंबर क्वेश्चन हमने शुरू कर लिया था, तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, ए और बी, और तब फिर केस स्टडी पे आएंगे। मैंने बताया था आपको कि हम एक थ्योरी वाला क्वेश्चन करेंगे, एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन। अब थ्योरी वाला ही कल दूसरा हमने शुरू कर लिया था, टाइम कम था तो उसको कर लेते हैं। फिर 2 केस स्टडी कर लेंगे और फिर थ्योरी पे। तो इस तरीके से, ताकि आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। थ्योरी कई बार चूँकि थ्योरी होती है तो बोरिंग हो जाती है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि थ्योरी भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहे, लेकिन अब कई बार जो थ्योरी है तो है, उसको बदल पाना संभव नहीं होता है। तो हम 2 का ए बात कर रहे थे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अपनी 2 का ए।
2 का ए था कि लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for underutilization and misutilization of public funds and their implications. तो ये प्रश्न था, थोड़ा सा हमने शुरू किया था कि लोक सेवाओं को जनता के कल्याण और समावेशी विकास की जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। बजट के माध्यम से लोक सेवकों को फंड की उपलब्धता होती है। अगर उस पब्लिक फंड जो है वास्तव में जनता का पैसा होता है तो लोक निधि, हम बात कर रहे थे कि सरकारी कर्मचारी जनता के पैसे से जनता का कल्याण करते हैं, ये केवल माध्यम या जरिया होते हैं। जब तक लोक निधि का सही प्रयोग नहीं होगा, जो विकास के कार्य हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे अभी कोरोना से निपटने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया हमारे देश में, सबसे रिसेंट उदाहरण कि इतनी बड़ी राशि सरकार जनता के कल्याण और विकास पे खर्च करने की बात कर रही है। अब जिन लोगों को उस फंड का उपयोग करना है, अगर वो सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर ज़रूरतमंद तक नहीं वो मदद पहुंचेगी, पैसा नहीं पहुंचेगा, तो फिर जिस उद्देश्य के लिए इतना बड़ा पैकेज सरकार ने घोषित किया है, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि सरकार जो पैसा रिलीज करती है 15 पैसे से 17 पैसे पहुंचते हैं ज़रूरतमंद तक, और बाकी बीच में ही भ्रष्टाचार की बलि पड़ जाता है। अब कम से कम 80% से ज़्यादा पैसा माना जा रहा है कि पहुंच रहा है ज़रूरतमंद लोगों तक, क्योंकि अब जनधन खातों के माध्यम से सरकार फंड ट्रांसफ़र कर रही है। तो अगर हमें विकास के उद्देश्यों को पूरा करना है तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोक निधि का सदुपयोग जरूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है प्रश्न का। उदाहरण के साथ आप समझा दीजिए बात को। प्रश्न में लिखा है कि उदाहरण दीजिए, तब तो लिखना ही है आपको उदाहरण, और प्रश्न में नहीं भी लिखा है उदाहरण दीजिए, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो व्यावहारिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं, तो फिर यहाँ भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उदाहरणों के साथ अपने आंसर की चर्चा करें, आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। सेकेंड पार्ट था प्रश्न का कि लोक निधियों के अल्प उपयोग और दुरुपयोग के कारणों की समालोचनात्मक परीक्षा करना है और फिर उनके निहितार्थों की समीक्षा करनी है। तो क्यों लोक निधियों का अल्प उपयोग होता है और दुरुपयोग होता है, इसके कारण बहुत सारे कारण हैं हमारे देश में। सबसे बड़ा कारण करप्शन या भ्रष्टाचार। जिस बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हमारे देश में फैला है कि उस वजह से लोक निधि का सदुपयोग नहीं हो पाता। अगेन आज कोरोना के दौर में देखें, 100 लोगों को सरकारें खाना खिला रही हैं तो 1000 बताया जा रहा है। 20 रुपए खर्च हो रहा है पर हेड तो उसको 100 बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भ्रष्टाचार। उसके अलावा देखेंगे तो और बहुत सारे कारण हैं। लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं है। सरकारी जो मशीनरी है उसमें कई सारी समस्याएं हैं। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की इतनी गंभीर समस्या है कि समय पे काम नहीं होता, उससे संसाधनों का अपव्यय होने लगता है। आज हम कोई काम करें, 100 रुपये लागत है, 4 दिन बाद अगर वो काम करें तो नेचुरल सी बात है लागत बढ़ जाती है, 100 की जगह 125 हो जाती है। तो समय पे काम नहीं हो रहे। उतनी आधुनिक तकनीक नहीं है हमारे पास ताकि बेहतर ढंग से हम समय पे काम कर पाएँ। तो
तकनीक का अभाव है, उतने कर्मचारी नहीं हैं हमारे पास। जिस अनुपात में हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, सरकारी कर्मचारियों के काम और जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उस अनुपात में सरकारी कर्मचारी नहीं है। वर्क लोड उनके ऊपर ज़्यादा है, समय पे काम नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं रह जाएगा। तो जो पूरा निगरानी सिस्टम है हमारे देश का वो बहुत अच्छा नहीं है। राजनीति का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है, लोक लुभावन राजनीति है, बस चुनाव होना है, चुनाव में जीतना है, उसके लिए जनता के पैसे का किसी भी तरीके से दुरुपयोग करो, चुनाव जीत जाओ। तो बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि जिस वजह से जो लोक निधियां हैं उनका सदुपयोग नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनका अल्प उपयोग और दुरुपयोग होता है। तो फिर सेकंड पार्ट प्रश्न का है कि आप कुछ कारण बता दें लोक निधि के अल्प उपयोग और दुरुपयोग के। और थर्ड पार्ट और एक उसी में है कि अगर अल्प उपयोग और दुरुपयोग होगा लोक निधि का, तो फिर उसके निहितार्थ क्या हैं, मतलब उसके प्रभाव क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जिन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोक निधियों की व्यवस्था करते हैं, अगर लोक निधियों का सदुपयोग नहीं होगा तो हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव है। आप चाहें तो इसके निहितार्थों को सामाजिक निहितार्थ, आर्थिक निहितार्थ, राजनीतिक निहितार्थ इस तरीके से करके डिवाइड कर सकते हैं। सामाजिक निहितार्थ क्या होंगे? सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय जैसे उद्देश्य हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। भाई अगर आप जरूरतमंद तक मदद नहीं पहुंचाएंगे, पैसा नहीं पहुंचाएंगे, लोक निधि का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि शिक्षा के लिए भी आपने फंड दिया है, वहां दिक्कत हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिए आपने फंड दिया है, वहां दिक्कत हो जाएगी। कितने सारे आप देखिए, वेंटिलेटर से लेके पीपीई किट, और जो चीजें हमें चाहिए, कितना सरकारें पैसा खर्च कर रही। 2 महीने पहले कितना चर्चाएं थी कि कितनी सारी ट्रेनों को सरकार आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर रही है, और इधर आज मैं देख रहा हूं कि कोई दूर दूर तक कहीं जिक्र भी नहीं है कि उन ट्रेनों का क्या हुआ। कितनी सारी ट्रेनें तैयार की जा रही थी इस काम के लिए, आज कभी कहीं ना अखबार में ना टीवी पे, मतलब कहीं दिख ही नहीं रही वो ट्रेनें कि कहाँ गई। तो सामाजिक निहितार्थ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो हमारे आदर्श हैं, जो समस्याएं हैं, वो हम नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आर्थिक निहितार्थ दिखा दीजिए, आपकी गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं वो दूर नहीं होंगी, इनफैक्ट ये समस्याएं और गंभीर होंगी। आप देखिए कितना प्रवासी मजदूरों की समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या हो गई है। लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मरे नहीं मरे, भूख से मर जाएंगे, और एक तरफ सरकारें इतने लाखों करोड़ रुपए के पैकेज दे रही हैं, उसके बाद ये स्थिति। दिल्ली में जुमला चल रहा है कि दिल्ली सरकार कहती है खाना फ्री, रहना फ्री, भोजन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके बाद इतने लोग पलायन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब सब कुछ फ्री है तो फिर क्यों लोग जा रहे हैं यहां से? तो मतलब कि वास्तविकता क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? तो आर्थिक निहितार्थ है, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या, राजनीतिक निहितार्थ है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, सरकार के गिरने बनने में सत्तावादी राजनीति, सांसदों, विधायकों की खरीद फरोख्त से लेके, तो राजनीतिक निहितार्थ हैं उसके। समान क्षेत्रीय विकास नहीं होगा तो उससे नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, वो राजनीतिक असमान विकास है, तो उसका दुष्परिणाम है। तो इस तरीके से आप इन निहितार्थों की चर्चा कर सकते हैं। तो 3 चीजें हैं प्रश्न में। फर्स्ट पार्ट की लोक निधि का बेहतर उपयोग होगा तो विकास के उद्देश्य पूरे होंगे, इसको डिस्कस कर दें। सेकेंड पार्ट की अल्प उपयोग और दुरुपयोग के कारण क्या है, उसकी चर्चा कर लें। और थर्ड पार्ट की जब अल्प उपयोग और दुरुपयोग होगा तो उसके क्या
निहितार्थ मतलब दुष्प्रभाव हैं उसकी चर्चा कर लें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे, यहाँ मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ प्रश्न को तोड़ तोड़ के आसान शब्दों में आपको समझाने की, कि ताकि इससे आप सीखें। अगले जो प्रश्न हैं उसमें आप अपना आइडिया, अपना दिमाग लगाएं कि अच्छा आप किस तरीके से आपको आंसर फॉर्मेट बनाना है, प्रश्न का कैसे आंसर लिखना है। तो देखिए, आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उसके जितने कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। प्रश्न की डिमांड को समझिए, आपकी वास्तव में उस प्रश्न में क्या क्या बातें आपसे पूछी जा रही हैं, उसकी डिमांड क्या है प्रश्न की। कितने शब्दों में लिखना है आपको, देखिए 150 शब्द का आंसर है, प्रश्न के 3 पार्ट हैं, तो अब उस रेशियो में आप डिवाइड कीजिए कि हम किस पार्ट को कितने शब्दों में कहेंगे। तो सबसे पहले अब ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमने किया है उसका पर्पज बताने से ज़्यादा सिखाना है आपको, कि कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर लिखें, कैसे क्वेश्चंस को समझें, कैसे सही तरीके से आंसर फॉर्मेट करें। और इनफैक्ट शुरुआती दौर में अभी आप शब्दों पे तो ध्यान दीजिए, हाँ समय सीमा वो आगे का काम होता है कि आप 5 मिनट में ही आंसर लिख दें, ये अभी आगे का स्टेप होता है। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं आंसर लिखने की, तो जो डिमांड है प्रश्न की उसको समझना है, और जितने शब्दों में वो आपसे उम्मीद की गई है आंसर देने की, उतने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश करनी। अक्सर जो आप लोगों से गलती होती है आंसर लिखने में, कि कई बार आपके आंसर एक पक्षीय हो जाते। इसी प्रश्न में मैंने बताया कि 3 पार्ट हैं प्रश्न के, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे प्रश्न को, तो हो सकता है जो ये तीसरा पार्ट था निहितार्थ, वो आप छोड़ देंगे। 2 चीजें तो आप डिस्कस कर देंगे कि लोक निधि का सदुपयोग होगा तो विकास होगा, और अल्प उपयोग दुरुपयोग के कारण क्या है कंक्लूड कर देंगे। अगर सही ध्यान नहीं देंगे आप, तो वो जो तीसरा पार्ट है उसके निहितार्थ वो छूट जाएगा आपसे। खुद सोच के देखें, 10 नंबर का प्रश्न है, उसके 3 पार्ट थे, आपने 2 ही पार्ट अगर लिखे हैं, 1 पार्ट आपने छोड़ दिया है, तो सीधा सा मतलब आप सॉल्व ही करके आए हैं 7 नंबर का। तो 10 में से आपने सॉल्व 7 नंबर का किया, आप कितना भी अच्छा आपने लिखा होगा, तो खुद सोचिए कि कितनी उम्मीद करते हैं आप। 50% भी मिलेगा तो 7 में से 4 नंबर मिल जाएगा आपको, मतलब 10 में से 4 नंबर। ओवरऑल कितना परसेंट हुआ, वो 40% हुआ, 35%। तो सबसे जरूरी चीजें आए, और यूपीएससी ये काम कर रहा है, प्रश्न इतना लेंदी बना देगा, ये तो ठीक है। अब अभी जस्ट हम केस स्टडी पे आ रहे हैं, तो देखिए आप आधे पेज में तो वो केस स्टडी का प्रश्न ही लिखा हुआ है, उसी को पढ़ने में आपका 10 मिनट खराब होगा। उसके क्या क्या एंगल हैं आपको देखने पड़ेंगे, और तब आंसर लिखना है। तो जो एक सबसे बड़ी समस्या है आजकल जीएस के आंसर लिखने में, कि वो जो 3 घंटे का निर्धारित समय है, कैसे आप पूरा पेपर सॉल्व करें। किसी प्रश्न के जितने एस्पेक्ट हैं, जितने एंगल हैं, कैसे आप उन सारे एस्पेक्ट, उन सारे एंगल को ध्यान में रखें। कुछ छूटने का मतलब कि उतना आपने कम आंसर लिखा है, तो वो नंबर तो वैसे ही कट गए आपके सीधे सीधे। तो यहाँ केवल उद्देश्य ये नहीं है कि मैं 1 हफ्ते आपको जितने भी हो पाए मैं कुछ प्रश्न सॉल्व करवा दूं, उनके आंसर बता दूं। यहाँ उद्देश्य ये है कि आप सीखने की कोशिश करें, और मैं वही कर रहा हूं कि अब तक 3 प्रश्न हमने आपसे डिस्कस किए, थोड़ा डिटेल में जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि मेरा उद्देश्य यहाँ फॉर्मेलिटी करना नहीं है, कि मैं आऊँ फटफट 1-1, 2-2 मिनट में उनके फॉर्मेट आपको बताऊं, आप सीखें नहीं सीखें, क्या क्वेश्चन की डिमांड थी, कहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, वो नहीं बताऊं। तो उस तरह से फॉर्मेलिटी करना उद्देश्य नहीं है। वो तो मार्केट में आप जाएंगे तो हो सकता कई पब्लिकेशन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, 13 से लेके 19 तक का। तो मेरा उद्देश्य यहां आपको सिखाना है कि आप सीखिए कैसे आंसर को तोड़ा जाता है, कैसे तो प्रश्न को पहले तोड़ा जाता है, उसकी डिमांड को समझा जाता है, और फिर सही आंसर लिखा जाता है। तो आगे बढ़ें, 2 का बी देखिए। 2 का बी है, स्क्रीन पे दिखेगा आपको।
2 का बी, सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। अच्छा, अगर आप लोग बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे अगर आपको छोटा दिख रहा है तो ये आपके हाथ में पावर है कि आप चाहें तो इसको बड़ा कर लीजिए। मेरी फोटो देखना चाहें तो मेरी फोटो पे क्लिक कर दीजिए तो बड़ी हो जाएगी। मतलब एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए और बाकी मुझे ही देखते रहिए तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्रश्न बार बार देखेंगे तो हो सकता है कि बोर हो जाए प्रश्न को देख के। मुझे देखते रहेंगे तो एक अच्छा स्मार्ट सा चेहरा आपको दिखता रहेगा तो थोड़ा सा आपका भी ज़्यादा मन लगा रहेगा पढ़ने में। तो मजाक कर रहा हूँ वैसे, लेकिन सही भी है। तो चलिए प्रश्न पे आइए। 2 का बी है कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अब यहां देखिए आपकी राय पूछी गई है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज ए फॉर्म ऑफ करप्शन। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। 150 शब्द में आपको आंसर लिखना है। अगेन यहां जो सबसे बड़ी बात है कि क्या आप सहमत हैं। आपको अपने विचार लिखना है और याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आप जो स्टेटमेंट लिखा है उससे सहमत हो ही। इनफैक्ट ये भी ध्यान रखें कि अक्सर हमें ऐसे प्रश्नों में असहमति के बिंदु भी दिखाने होते हैं। मेरी पूरी 1 घंटे की क्लास है जो ये प्रश्नों के अंत में टेल वर्ड्स या पुछल्ले शब्द होते हैं। अनअकैडमी पे मैंने ली थी एक क्लास, वो आप में से कोई भी देख सकता है। उसे स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी, वो ओपन फॉर ऑल होती है, फ्री होती है। तो 1 घंटे की क्लास उसमें है कि प्रश्नों के अंत में जो टेल वर्ड या पुछल्ले शब्द होते हैं उन्हें आप कैसे समझें। और उसमें मैंने बताया है कि आप सहमत हैं। इसमें याद रखें कि हमेशा सहमति ही नहीं दिखानी होती, बल्कि आपको अपनी असहमति के बिंदु भी दर्शाने होते हैं। और ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप दिए गए स्टेटमेंट से हमेशा सहमत हों ही। इसी प्रश्न की हम बात करें, आपको दोनों एंगल दिखाने हैं कि कैसे आप सहमत हैं और कैसे फिर आप सहमत नहीं हैं। तो आप सिलेबस में देखेंगे, सबसे पहले सिलेबस में टॉपिक है भ्रष्टाचार की चुनौतियां। सिलेबस में टॉपिक है लोक सेवा की संकल्पना। सिलेबस में टॉपिक है प्रशासन में सत्यनिष्ठा। इन सबसे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। लोक सेवा की संकल्पना, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इन सबसे आपस में जुड़ा हुआ प्रश्न है। थोड़ा सा संक्षेप में हम बताएं आपको कि सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार क्या होता है, तो आप बेहतर ढंग से फिर इस प्रश्न को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, सिलेबस में लिखा हुआ है शासन व्यवस्था में सत्यनिष्ठा, इंग्लिश में है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो इंग्लिश वर्ड प्रोबिटी और हिंदी शब्द है सत्यनिष्ठा। डिक्शनरी आप खोलेंगे ऑक्सफोर्ड या कोई भी और, तो प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, अनकरप्टेबिलिटी, इन सब शब्दों को डिक्शनरी में पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबिटी या सत्यनिष्ठा का जो वास्तव में अर्थ होता है वो होता है कि लोक सेवक से जिस व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है, लोक सेवक उस व्यवहार पे खरा उतरे।
हम लोक सेवक से उसके पद पे रहते हुए क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं। अगर लोक सेवक उन अपेक्षाओं पे खरा उतरता है तो हम उसे सत्यनिष्ठा या प्रोबिटी की संज्ञा देते हैं, और अगर लोक सेवक उन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो उसे फिर सत्यनिष्ठा के अभाव की संज्ञा दी जाती है। हम अगर लोक सेवक से अपेक्षा कर रहे हैं कि 9 बजे वो सीट पे आ जाए अपने ऑफिस में और 6 बजे तक बैठ के जो भी उसके काम जिम्मेदारियां हैं सही तरीके से उनका निर्वहन करे, तो अब अगर लोक सेवक 9 की जगह 11 बजे ऑफिस आता है तो ये सत्यनिष्ठा का अभाव है, क्योंकि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं लोक सेवक उस पर खरा नहीं उतर रहा। आप में से जिसका भी ऑडियो ऑन है ऑडियो बंद करें, आप ऑडियो बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर अब हम निकाल देंगे उन्हें। तो सारे लोग अपना ऑडियो बंद करें, डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि हमारे पास 2 सेशन 40-40 मिनट के हैं। अगर बार बार हमें आपको ये ऑडियो बंद करने का ही डायरेक्शन देना पड़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि उतना समय वेस्ट होगा हमारा, और हमारी भी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। हम कोई बात आपको समझाना चाह रहे हैं और बीच में अगर ये इस तरीके का डिस्टरबेंस हो जाए तो मैं भी क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है वहाँ। तो ध्यान से सुने, मैंने कल भी कहा था कि फ्री का मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है, आपका कमिटमेंट और डेडिकेशन जरूरी है। सो भले वो 10 लोग ही हों, 5 लोग ही हों, जो भी हों वो सीरियस हों तो उनको भी मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि एक लोक सेवक से उसके पद पर रहते हुए जो अपेक्षाएं की जाती हैं, लोक सेवक उन पर खरा उतरता है तो उसे हम कहते हैं सत्यनिष्ठा या प्रोबिटी, और अगर ऐसा नहीं होता तो सत्यनिष्ठा का अभाव। इस लिहाज से आप देखेंगे तो कर्तव्य का अनिष्पादन सत्यनिष्ठा का अभाव है। देखिए, आप लिखा है प्रश्न में कि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन, कि जो काम जो जिम्मेदारियां हमने लोक सेवक को दी थी उसने समय पर सही ढंग से उन्हें पूरा नहीं किया, तो ये फिर सत्यनिष्ठा का अभाव है। लेकिन क्या इसे हम भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं? अब प्रश्न ये है फ्रेंड्स, यहां 2 व्यू हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन दोनों व्यू की चर्चा करें अपने आंसर में। एक व्यू है जो सत्यनिष्ठा के अभाव और भ्रष्टाचार को अलग अलग मानता है, और दूसरा व्यू है जो इन्हें पर्यायवाची मानता है। याद रखिए आप कि सत्यनिष्ठा एक व्यापक संकल्पना है। अर्थ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक लोक सेवक से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उन पर खरा उतरना सत्यनिष्ठा, और अगर खरा नहीं उतरता तो सत्यनिष्ठा का अभाव। अब याद रखें कि भ्रष्टाचार का होना सत्यनिष्ठा के अभाव का एक कारण होता है, ना कि एकमात्र कारण। भ्रष्टाचार है तो यह भी सत्यनिष्ठा का अभाव है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार को ही सत्यनिष्ठा का अभाव हम नहीं कह सकते। सत्यनिष्ठा के अभाव में और भी बातें शामिल होती हैं, और एक बात यहां वही लिखी है प्रश्न में, कर्तव्य का अनिष्पादन। वास्तव में देखेंगे तो यह सत्यनिष्ठा का अभाव है, लेकिन यह भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ आचरण मतलब होता है इसका कि जब लोक सेवक अपने पद या सत्ता का दुरुपयोग करता है और कोई ऐसा भौतिक या आर्थिक लाभ लेता है जिसका वो हकदार नहीं है। 1988 में जो हमारे देश में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बना था, उसमें आप परिभाषा देखें तो ऐसे भौतिक आर्थिक लाभ ले लोक सेवक जिसका वो हकदार नहीं है, तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। तो घूस, पैसे का लेन देन, ये भ्रष्टाचार। हां, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 40 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 27 प्रकार के भ्रष्टाचार बताए। तो भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे रूप हैं।
कर्तव्य का अनिष्पादन वास्तव में भ्रष्टाचार ना होकर सत्यनिष्ठा का अभाव है। आपको पहले अपने आंसर में यह दिखाना है कि सत्यनिष्ठा एक व्यापक संकल्पना है और कर्तव्य का अनिष्पादन सत्यनिष्ठा का अभाव है, ना कि भ्रष्टाचार। और फिर दूसरा पार्ट आपको आना है कि लेकिन, दोनों पक्ष दिखाने हैं। तो अब दूसरे पार्ट में आप दिखाएंगे कि लेकिन चाहे वो हम डिक्शनरी की बात करें और चाहे हम अपने देश की सरकार और शासन व्यवस्था की बात करें, हमने पर्यायवाची माना है इन सबको। डिक्शनरी में ही मैंने कहा, आप कोई भी डिक्शनरी खोलिए तो प्रोबिटी, इंटीग्रिटी और उसी में अनकरप्टेबिलिटी भी आपको लिखा मिलेगा पर्यायवाची के रूप में। अनकरप्टेबिलिटी मतलब भ्रष्टाचार का ना होना ही सत्यनिष्ठा है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। भ्रष्टाचार है तो सत्यनिष्ठा का अभाव है, और भ्रष्टाचार नहीं है तो सत्यनिष्ठा है। ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, और हमारी सरकार भी इसी अप्रोच को मानती है। हमारी सरकार भी इसी अप्रोच को मानती है कि सत्यनिष्ठा के अभाव के रूप में भ्रष्टाचार की ही चर्चा की जाती है। 1962 में जब संथानम समिति का गठन हुआ था, वास्तव में उद्देश्य था प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ाना, लेकिन उस समिति का नाम आप देखिए तो भ्रष्टाचार निरोधक समिति। तो हमारी सरकार ने पर्यायवाची मान लिया है। तो फिर अब हमें यह दूसरा एंगल दिखाना है कि हां, जो डिक्शनरी है, जो हमारी सरकार की अप्रोच है, उसके अनुसार ये पर्यायवाची हैं, और इस लिहाज से फिर कर्तव्य का अनिष्पादन नो डाउट भ्रष्टाचार का रूप है। तो आपको यहां दोनों एंगल दिखाने हैं। अब आप पहले ये दिखाएं कि कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का रूप है, और बाद में दिखाएं कि नहीं, ये सत्यनिष्ठा का अभाव है, और या पहले आप दिखाएं कि ये सत्यनिष्ठा का अभाव है और फिर बाद में दिखाएं कि भ्रष्टाचार का रूप है। लेकिन आपके आंसर में दोनों चीज़ों की अपेक्षा की जाती है। हाँ, ध्यान रखिए कि अभी रिसेंटली सरकार ने वो जो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बना था 1988 में, उसमें संशोधन किया है 2018 में। और जो ये रिसेंट संशोधन हुआ है 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में, बड़ी मजेदार बात है कि उसमें सरकार ने सार्वजनिक कर्तव्य के अनिष्पादन को भ्रष्टाचार माना है। और इसीलिए यूपीएससी ने यह प्रश्न भी पूछा है आपसे। हम 2019 के मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2018 में जो ये भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम था 88 का, उसमें संशोधन किया गया। जो संशोधन हुआ उसमें आप देखेंगे तो सार्वजनिक कर्तव्य के अनिष्पादन को भ्रष्टाचार माना गया, अपराध की श्रेणी में रखा गया। उसी से प्रेरित होकर यह प्रश्न पूछा गया। तो अब आप समझ गए होंगे प्रश्न की डिमांड कि दोनों एंगल से चर्चा करेंगे आप। एक एंगल ये होगा कि कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का रूप है, और दूसरा होगा कि नहीं, ये सत्यनिष्ठा का अभाव है। सत्यनिष्ठा का अभाव और भ्रष्टाचार, इनका अंतर क्या है वो आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, जब तक आपको टॉपिक की डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, जब तक छोटे छोटे शब्द देखने में लगते हैं लेकिन तकनीकी शब्द हैं, उनके सही अर्थ, उनका अंतर पता नहीं होगा आपको, तब तक आप एक बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो सत्यनिष्ठा क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, अनकरप्टेबिलिटी, मिलते जुलते शब्द, लेकिन इनमें अंतर होता है। हमें उनको जानना होता है। यूपीएससी वही हमें फंसा के प्रश्न पूछता है। अगर सही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो हम फंस जाएंगे इस तरह के प्रश्नों में। वैसे बड़े आसान है प्रश्न। तो 2 प्रश्न हमने किए थ्योरी वाले। अब केस स्टडी पे आए। फ्रेंड्स, 40 मिनट का समय कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही समय कंप्लीट होगा तो आपको, अब कल आपने देखा है, पता लग गया है सिस्टम कि एक बार ये ब्रेक होगा,
फिर दोबारा नया कोड पहुंच गया है आपके ग्रुप पे, तो दोबारा नए कोड नए पासवर्ड से आप फिर से जुड़ जाएंगे और फिर 40 मिनट का और एक सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब केस स्टडी वाले सेक्शन पे आ रहे हैं। सतबीर केस स्टडी चलाओ, 7 नंबर प्रश्न, पहली केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी वाले सेक्शन पे आ रहे हैं। देखिए बड़ी केस स्टडी है, आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान से इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़िए। मैं एक बार पढ़ रहा हूं और फिर हम बात करेंगे केस स्टडी, चूंकि मैं ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि केस स्टडी को कैसे हल करना होता है, किन बातों को ध्यान रखना होता है। जितना अभी संभव होगा उतना अभी करूंगा और बाद में फिर अगर हमने पूरा एक कोई फुल कोर्स प्लान किया तो तब उसमें तो विस्तार से चर्चाएं फिर होंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ प्रश्न, केस स्टडी है, गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं तथा भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो रहा है। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं, यहां तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए। इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया होगी? एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। तो इस पूरी सिचुएशन से निपटने में आपकी अनुक्रिया, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, और फिर एक लोक सेवक के गुण जो ऐसी परिस्थिति में जरूरी होंगे। ये दो मुख्य बातें जो आपको यहां बतानी हैं, आपकी अनुक्रिया और लोक सेवक के गुण जिनकी इन परिस्थितियों में जांच होनी है। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूं तेजी से प्रश्न, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हालांकि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यू आर हेडिंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस इन एन एरिया affected by severe natural calamity. Thousands of